हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जैसे कि मैंने कम्युनिटी में बताया था कि अब हम जो है संविधान का MCQ वाला सीरीज करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम 12 क्वेश्चन संसद टॉपिक से लिए हैं, क्योंकि टॉपिक मैंने संसद पहले ही बता दिया था। तो ये संसद टॉपिक का पहला वीडियो है। इसके बाद संसद से क्वेश्चन और भी आएंगे, जो कि सेकंड पार्ट भी आपके संसद ही टॉपिक रहेगा, क्योंकि संसद से ही अधिकतर पेपर में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम 12 क्वेश्चन संसद टॉपिक से कवर करेंगे। तो आपको जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, मैं कुछ समय का टाइम दूंगा ताकि आप अपना आंसर वहाँ पर बता सकें। और जो है आप अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा जो भी मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा। अगर आपको किसी को भी डाउट हो क्वेश्चन में, तो उसके बाद जो है मेरा आंसर सुनने से पहले आप क्वेश्चन को पॉज करेंगे और उसके बाद अपना आंसर कॉपी में नोट कर लेंगे, जो भी आप आंसर चुनना चाहते हैं। फिर मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा। अगर आपका गलत होगा तो उसको सुधार लीजिएगा। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि ऐसे पार्ट को कवर करना है कि नहीं करना है। तो चलिए चालू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर दें। यानी संसद के बारे में कौन सा कथन सही है, यह हमारे यहाँ क्वेश्चन है। पहला पॉइंट दिया है, मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सदस्य भी विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट दिया है, संसद में केवल संघ सूची में निहित विषयों पर ही विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आप अपना आंसर यहाँ पर नोट कर लीजिए, अपना आपको जो भी सही लग रहा है, और वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देख लीजिए। तो अब मैं इसका डिस्क्राइब करता हूँ कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। देखिए, पहला पॉइंट बोला है, मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सदस्य भी विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर कोई विधेयक मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसको हम सरकारी विधेयक बोलते हैं। और मंत्री के अलावा कोई भी अगर अन्य सदस्य विधेयक प्रस्तुत करता है तो उसको हम गैर सरकारी विधेयक बोलते हैं। यानी मंत्री के अलावा अन्य सदस्य भी विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसको हम गैर सरकारी विधेयक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट लिखा है कि मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सदस्य भी विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, बिल्कुल सही पॉइंट है। यानी पहला पॉइंट हमारा सही है। दूसरा पॉइंट बोला है, संसद में केवल संघ सूचित में निहित विषयों पर ही विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारी 3 तरीके की सूची होती, जो कि अनुसूची नंबर 7 में बताई गई है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कानून केंद्र बनाता है, यानी संसद बनाती है। दूसरी होती राज्य सूची, जिसमें कानून जो है राज्य की विधायिका बनाती है। जबकि तीसरी सूची होती समवर्ती सूची, जिसमें ऐसे विषय आते हैं जिस पर कानून जो है संसद और विधायिका दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के कानून ओवरलैप होते हैं तो जो संसद द्वारा बनाया गया कानून होता है उसको मान्य किया जाता है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां भी होती है, यानी ऐसे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं आए हैं, अगर उन कोई अलग विषय है तो उसको अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। इसके अलावा भारतीय संविधान का आर्टिकल 249 के तहत जो है राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को राज्यसभा के द्वारा दिया जा सकता है। तो यहाँ पर बोला है, संसद में केवल संघ सूची में निहित विषयों पर ही विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये पॉइंट गलत है, क्योंकि केवल शब्द का प्रयोग किया, यानी यहाँ पर संसद केवल संघ सूची में ही कानून बना सकती, ये बोल रहा है। लेकिन संसद जो है संघ सूची में भी बना सकती है, समवर्ती सूची में बना सकती है, और राज्यसभा परमिशन दे तो वो आपकी राज्य सूची में भी कानून बना सकती है। तो यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियों में भी कानून बना सकती है। इसलिए दूसरा पॉइंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर केवल संघ सूची शब्द का प्रयोग किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। इसी के लिए ये क्वेश्चन का आंसर होगा केवल 1, यानी ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर दें। पहला पॉइंट बोला है, अगर यह किसी संसदीय समिति का सदस्य बनता है तो वह स्वतः ही उस समिति का अध्यक्ष बन जाता है। और दूसरा पॉइंट बोला है, सदन में पीठासीन होने पर भी उपाध्यक्ष प्रथम दृष्टया मतदान कर सकता है। तो आप अपना आंसर जो है नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में बोला है कौन सा कथन सही है। पहला बोला है, अगर यह किसी संसदीय समिति का सदस्य बनता है तो स्वतः ही उस समिति का अध्यक्ष बन जाता है। देखिए, संसदीय समिति जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी समिति और एक होती है तदर्थ समिति या अस्थायी समिति।
तो ऐसी समिति जो कि लगातार बने रहती है उसको हम स्थायी समिति बोलते हैं। और कोई ऐसी समिति जो कुछ समय के लिए गठित की जाती है और अपनी रिपोर्ट सौंपते ही उसका काम खत्म हो जाता है, यानी वो अस्थायी प्रकार की होती है, इसलिए उसको तदर्थ समिति या अस्थायी समिति बोलते हैं। तो लोकसभा उपाध्यक्ष जब भी किसी समिति का अगर सदस्य बनता है तो डायरेक्ट उस समिति का ही अध्यक्ष हो जाएगा, यानी सभापति बनेगा। तो जो पहला पॉइंट दिया है, अगर वह किसी संसदीय समिति का सदस्य बनता है तो स्वतः ही उस समिति का अध्यक्ष बन जाएगा, बिल्कुल सही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बोला है, सदन में पीठासीन होने पर भी वह उपाध्यक्ष जो है प्रथम दृष्टया मतदान कर सकता है। प्रथम दृष्टया कहने का मतलब है जब पहली बार वोटिंग हो रही है उसमें वोट दे सकता है। तो यहाँ पर जो बोला गया है, सदन में पीठासीन होने पर भी उपाध्यक्ष प्रथम दृष्टया मतदान कर सकता है। तो पीठासीन यानी कब बनेगा वो, जब लोकसभा का अध्यक्ष जो है वहाँ पर मौजूद ना हो। तो जब लोकसभा का अध्यक्ष वहाँ पर मौजूद नहीं होगा तो वो जो है उपाध्यक्ष जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका निभाएगा, यानी उस समय वो पीठासीन बनेगा। तो जब वो स्पीकर की भूमिका निभाते रहेगा और कोई भी विषय में मतदान होगा तो वो पहली बार में कभी भी वोट नहीं करेगा, क्योंकि वो उस समय पीठासीन है। तो वो वोट कब करेगा, जब जो जिस चीज़ में भी मतदान हो रहा है किसी विधेयक के लिए, किसी प्रस्ताव के लिए, तो अगर वहाँ पर वोट बराबर हो जाते हैं पक्ष और विपक्ष में, तब जो है लोकसभा का उपाध्यक्ष वोट देगा, क्योंकि वो उस समय पीठासीन है और वो उसका वोट जो होगा वो निर्णायक वोट कहलाएगा। यानी जब वो पीठासीन रहेगा तब वो पहली बार में वोट नहीं दे सकता, यानी प्रथम दृष्टया वोट नहीं दे सकता। यानी यहाँ पर दूसरा पॉइंट बोला है प्रथम दृष्टया मतदान कर सकता है, वो की गलत है, इसलिए इसका भी आंसर होगा एक, केवल एक। अगला देखते हैं हम, संसद की संयुक्त बैठक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर दें। पहला है, यह संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। और दूसरा है, संयुक्त बैठक में प्रस्तुत विधेयक को विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। आप यहीं पर वीडियो को रोककर अपना आंसर दीजिएगा। यहाँ पर अगर हम विचार करें तो संयुक्त बैठक तब बुलाई जाती है जब कोई विधेयक जो है लोकसभा पारित कर दे, राज्यसभा रोक दे, या राज्यसभा पारित कर दे, लोकसभा रोक दे। तो ऐसी स्थिति में जो है संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन ये बुलाया जाएगा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। तो यहाँ पर विशेषकर आपको याद रखना है कि जो लोकसभा या राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो साधारण विधेयक के विषय में होती है और वित्त विधेयक के विषय में होती है, लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर यह संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, बिल्कुल सही है कि संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाई जाती है। और सेकंड पॉइंट बोला है, संयुक्त बैठक में प्रस्तुत विधेयक को विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। तो विशेष बहुमत का अर्थ ये होता है कि सदन के कुल सदस्यों की संख्या का पूर्ण बहुमत भी होना चाहिए और साथ ही साथ उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत भी होना चाहिए। लेकिन अगर संयुक्त बैठक होती है तो संयुक्त बैठक जो है साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के संबंध में ही हो सकती है। तो साधारण विधेयक या वित्त विधेयक को केवल और केवल साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। साधारण बहुमत कहने का मतलब ये है उपस्थित और मत देने वालों का केवल बहुमत। यानी अगर मान लीजिए वहाँ पर 80 लोग उपस्थित है तो उपस्थित और मत देने वालों का जो बहुमत हुआ वो हो गया 41, यानी 50% + 1। तो इसको बोलते हैं हम साधारण बहुमत। तो संयुक्त बैठक में प्रस्तुत विधेयक जो होता है वो केवल साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर वो पारित हो जा रहा है तो उसको दोनों सदन से पारित मान लिया जाता है, तो विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसका आंसर भी है एक, केवल एक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर दें। पहला पॉइंट बोला गया है, लोकसभा अध्यक्ष पद पर चुने जाने पर व्यक्ति को अपने दल की सदस्यता से त्यागपत्र देना होता है। और दूसरा बोला है, उसका त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित होना चाहिए। तो आप यहाँ रोक कर आंसर दे दीजिए। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि लोकसभा अध्यक्ष, देखिए जब कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सांसद जब होते हैं, लोकसभा की वोटिंग होती है, तो लोकसभा का चुनाव खत्म होने के बाद जो है सभी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य अपने बीच से लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं। क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष को अपने पद पर कार्य करते हुए स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसलिए उसको एक विशेष छूट दी जाती है कि वह अपने पद पर रहते हुए अगर अपनी पार्टी की सदस्यता को त्यागना चाहता है वो त्याग सकता है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है कि वो त्यागेगा ही।
तो अगर वो त्यागना चाहता है तो त्याग सकता है, इसको दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लेकिन वो त्यागे ये जरूरी नहीं, वो अपने पार्टी की सदस्यता को रखते हुए भी अपना लोकसभा अध्यक्ष का कार्यभार संभाल सकता है। जैसे कि अभी ओम बिरला जी हैं, वो जो है बीजेपी के सदस्य सीट में ही चुनाव जीत कर आए और बीजेपी के अभी भी जो सदस्य बने हुए हैं उन्होंने त्यागा नहीं है। यानी यहाँ पर बोला है लोकसभा अध्यक्ष पद पर चुने जाने पर व्यक्ति को अपने दल की सदस्यता से त्याग पत्र देना पड़ता है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो देना पड़े। इसी के लिए जो है पहला पॉइंट बिल्कुल गलत है। उसको देना है या नहीं देना वो उसके विवेक पर डिपेंड करता है कि वो देना चाहता है या नहीं। सेकंड पॉइंट बोला उसका त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित होना चाहिए। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, ना कि राष्ट्रपति को देता है। इसलिए सेकंड पॉइंट भी गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने नेट से पेपर निकाला था, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो जो टिक लगा है जरूरी नहीं कि वो सही आंसर हो, इसलिए आपको अपना आंसर जो है खुद मेंशन करना। हो सकता है वो गलत भी आंसर हो सकता है। क्वेश्चन है यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर देती है तो क्या होगा। पहला बोला है मंत्री पदच्युत हो जाएगा, सेकंड बोला है मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, तीसरा बोला है प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देगा, और चौथा बोला है यह लोकसभा की शक्ति के परे है। तो देखिए आप अपना आंसर यहाँ पर मेंशन कर लीजिए। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि देखिए अगर कोई भी प्रस्ताव यानी अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही है, पहली बात तो हमारे संविधान में सिर्फ इतना लिखा है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, और किसी अगर एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और उसके खिलाफ पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। यानी अगर एक व्यक्ति के एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो या पूरे मंत्रिपरिषद यानी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो पूरा मंत्रिपरिषद ही यानी सरकार गिर जाती है। इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। अगर संपूर्ण मंत्रिपरिषद यानी सरकार के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो सरकार गिर जाएगी। दोनों में स्थिति वही है कि मंत्रिपरिषद दोनों में ही भंग हो जाती है। तो इसका आंसर है बी। अगला हम देखते हैं वेतन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। और आपको ये बहुत सारा पॉइंट दिया, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का सभापति, भारत का उप प्रधानमंत्री और लोकसभा का डिप्टी स्पीकर। तो आप अपना आंसर यहाँ नोट कर लीजिए। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जो भी किसी व्यक्ति के भी जो संसद के सदस्य हैं, मंत्री हैं या जो भी हैं, उनके जो वेतन रहते हैं वो दो तरीके से दिए जाते हैं। एक इनमें से कुछ के वेतन जो होते हैं वो संचित निधि पर भारित होते हैं और कुछ के वेतन होते हैं जो संचित निधि से किए जाने वाले व्यय होते हैं। तो भारित व्यय में उसको रखा जाता है जिसका जो मुख्य रूप से अपने पद में कार्य करते हुए उनको स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। तो ऐसे लोगों के वेतन भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। भारित व्यय कहने का मतलब है कि जो भी जिनके भी वेतन संचित निधि पर भारित होते हैं उसमें संसद में वोटिंग की, मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अगर जो वेतन संचित निधि से किए जाने वाले व्यय में सम्मिलित होते हैं उनके वेतन को निकालने के लिए संसद से प्रस्ताव को पारित करवाना पड़ता है, नहीं तो उनके बिना परमिशन से संचित निधि से पैसा नहीं निकाला जा सकता। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए ऑप्शन में अपने को दो दो का युग्म बना कर दिया है, यानी इसमें से अपने को देखना है कि कौन जो है पर्टिकुलर एक टाइप के हैं और कौन जो है अलग हैं। तो अगर हम भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति अपने कार्य करने में निष्पक्ष होना चाहिए, इसी के लिए उसका वेतन जो होता है भारत की संचित निधि पर भारित होता है। दूसरा पॉइंट है भारत का उपराष्ट्रपति। तो भारत का उपराष्ट्रपति भी अपने कार्य करने के लिए निष्पक्ष होना चाहिए क्योंकि उसको वहाँ की अध्यक्षता करनी होती है, तो वो निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए, इसी के लिए उसका वेतन भी भारत के संचित निधि पर भारित होता है। तीसरा बोला गया भारत का प्रधानमंत्री, इसको हम स्किप करते हैं। चौथा है राज्यसभा का उपसभापति। तो राज्यसभा का उपसभापति भी जब भी स्पीकर की भूमिका निभाएगा तो उसको भी अपना कार्य निष्पक्ष रूप से करना होता है, इसलिए उसका वेतन भी जो है संचित निधि पर भारित होता है। चौथा है लोकसभा का सभापति। तो लोकसभा का सभापति भी निष्पक्ष रूप से काम करना होता है, इसलिए उसका वेतन भी संचित निधि पर भारित होता है। उप प्रधानमंत्री को हम छोड़ते हैं। अगला है लोकसभा का डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष। तो इनका वेतन भी संचित निधि पर भारित होता है क्योंकि इनका जो है वेतन निष्पक्ष रूप से काम करना होता है, इसलिए इनका वेतन भी संचित निधि पर भारित होता है। तो आप देख लीजिए ए, बी और डी, और इसके अलावा जो आपका एफ और जी है, ई और जी है,
ये इनके वेतन संचित निधि पर भारित हैं। क्योंकि हमारा युग्म जो है दो दो का बना हुआ है, तो कौन सुमलित नहीं है, यानी दो लोग ही यहाँ पर सुमलित नहीं आ रहे हैं, वो है भारत का प्रधानमंत्री और भारत का उप प्रधानमंत्री। क्योंकि इनका वेतन संचित निधि पर भारित नहीं होता, इनका वेतन संचित निधि से किए जाने वाले व्यय में सम्मिलित होता है। इसी के लिए बाकी सब संचित निधि पर भारित होने के कारण केवल यहाँ पर सी और एफ ऐसे हैं जिनका वेतन संचित निधि पर भारित नहीं होता, बाकी सब सुमलित हैं। इसी के लिए इसका आंसर होगा बी, सी और एफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है, राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती यदि इसके लिए एक संकल्प, यानी भारत की संसद राज्य सूची में कब कानून बना सकती है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आप इसमें ए बी सी डी में अपना आंसर जो है वो बता दीजिए, जो भी आप नोट कर लीजिए। पहला बोला है, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित किया गया संकल्प द्वारा। लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। सी बोला है, राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। और डी बोला है, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि राज्य सूची पर संसद तभी कानून बना सकती है जब उनको राज्यसभा ऐसा कानून बनाने के लिए एक संकल्प पारित करती है। तो यहाँ पर लोकसभा वाला ए और बी दिया है, तो ये तो आप ऑप्शन से ही पहले ही डिलीट कर सकते हैं कि ए और बी तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि राज्यसभा एक संकल्प पारित करेगी, वो पावर देगी संसद को कि वो कानून बना सकती है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो सी और डी में ही कोई एक आंसर होगा। तो यहाँ पर क्योंकि आर्टिकल 249 में बताया गया 249 में कि राज्यसभा संसद को कानून बनाने की छूट दे सकती है, ऐसा कोई भी संकल्प अगर उसको पारित करना है तो राज्यसभा में जितने भी उपस्थित और मत देने वाले सदस्य हैं उसके कम से कम 2/3 बहुमत अगर एक संकल्प पारित करते हैं कि राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है, तभी यह कानून संसद को बनाने दिया जाएगा। यानी ये इसका आंसर होगा डी, कि राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन भी है, इसको आप बड़ा करके देखिएगा तो इसमें लिखा भी है, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रहित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। तो इसमें अंदर लिखा भी है, इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित कर दिया हो कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में कानून बनाए, तो उसको कानून बनाने का अधिकार दिया जाएगा, यानी 2/3 बहुमत से वो पारित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह भी सीएमओ में आया हुआ क्वेश्चन था। पूछा इसमें से सही क्या है। तो इसका पहला पॉइंट बोला, तारांकित प्रश्नों के लिए उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं। दूसरा बोला है, तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दिए जाते हैं। तीसरा होता है, अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं। फिर अतारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दिए जाते हैं। तारांकित प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, अतारांकित प्रश्न में नहीं पूछा जा सकता। प्रश्न काल में प्रश्नों के उत्तर पर बहस की जा सकती है और प्रश्न काल में प्रश्नों के उत्तर पर बहस नहीं की जा सकती। तो आप अपना आंसर मेंशन कर लीजिएगा। देखिए जो है, संसद में 3 तरीके के मुख्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है तारांकित प्रश्न, एक होता है अतारांकित प्रश्न और एक होता है अल्प सूचना का प्रश्न। तो तारांकित प्रश्न जो होते हैं उसके उत्तर मौखिक रूप में दिए जाते हैं, और क्योंकि इसके उत्तर मौखिक रूप में दिए जाते हैं इसलिए कोई भी सदस्य जो प्रश्न पूछा है वो इसमें पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। यानी जब मंत्री आंसर देगा तो उसके आंसर से अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो पूरक प्रश्न पूछ सकता है, जिनकी संख्या 2 होती है। अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं, क्योंकि इसके उत्तर लिखित रूप में दिए जा रहे हैं इसलिए इसमें पूरक प्रश्न नहीं हो सकते। वैसे ही जो है यहाँ पर अब पहली बात तो जो तारांकित प्रश्न है और अतारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न में तारे का चिन्ह अंकित होता है इसलिए उसको तारांकित प्रश्न बोलते हैं, जबकि अतारांकित प्रश्न में तारे का चिन्ह अंकित नहीं होता। तो अगर कोई तारांकित प्रश्न का आंसर कोई मंत्री देता है और उसके आंसर से अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है तो उसके आंसर जो है उसके अगर उससे क्वेश्चन पूछना है, पूरक प्रश्न पूछना है, तो वो प्रश्न काल में उससे पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता, क्योंकि प्रश्न काल में मंत्री जो होते हैं केवल प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जो भी उनसे प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देते हैं। अगर वो किसी प्रश्न का उत्तर दिया है तो उसके ऊपर जो है पूरक प्रश्न जो है वो प्रश्न काल में दोबारा नहीं पूछा जाएगा।
पूरक प्रश्न के लिए एक आधे घंटे की चर्चा होती है जिसमें वो उस आंसर से रिलेटेड पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर होगा, तारांकित प्रश्नों के उत्तर जो है मौखिक रूप में दिए जाते हैं, यानी दूसरा पॉइंट सही है। फिर बोला है अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं, यानी तीसरा पॉइंट भी सही है। यहाँ पर तारांकित प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी पांचवा पॉइंट भी सही है। तो अगर आप ऑप्शन में देखें तो केवल सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2, 3 और 5 आया हुआ है। तो इसका आंसर हम प्रश्न काल वाला उसका उत्तर ना देखते हुए भी, यानी ऑप्शन ना देखते हुए भी हमको केवल सी ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है कि इस उत्तर का आंसर जो है, इस प्रश्न का आंसर जो है वो सी है, 2, 3, 5 और जो है 8वां नंबर। लेकिन 8वां नंबर जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि इसमें बोला प्रश्न काल में प्रश्नों के उत्तर पर बहस नहीं की जा सकती। तो बिल्कुल सही है कि प्रश्न काल में जो भी उत्तर दिए जा रहे हैं उस पर बहस नहीं हो सकती, यानी पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। वो जो है आधे घंटे की चर्चा जब होती तब पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है आपका सी, 2, 3, 5 और 7। ठीक है, 2, 3, 5 और 8 हैं। तो इसके लिए भी एक्सप्लेन आप देख लीजिए, प्रश्नों के उत्तर में उठने वाले विषयों पर आधे घंटे की चर्चा। तो ये आधे घंटे की चर्चा के लिए जो वहाँ पर अध्यक्ष होता है लोकसभा का, राज्यसभा का सभापति होता है, वो 3 दिन जो होते हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें आधे घंटे की बहस करवाता है, जिसमें सदस्य कोई भी पूरक प्रश्न पूछ सकता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला बोला राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है। दूसरा बोला राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। तीसरा बोला राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है। और चौथा बोला राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है। तो यहाँ पर जो है आप अपना आंसर मेंशन कर लीजिए। राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो संसद के सत्र को बुलाए, आहूत करना मतलब बुलाना। राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो लोकसभा को कभी भी विघटित कर दे या भंग कर दे, ये भी पावर राष्ट्रपति के पास है। भली उसकी विवेकाधीन शक्ति नहीं है, ये सिफारिश होती है। और तीसरा है राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है। तो सत्र को बुलाना, सत्र खत्म करना या आपका मुख्य रूप से लोकसभा को विघटित करना, ये तीनों ही पावर जो होती है राष्ट्रपति के पास होती है। जबकि राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है, स्थगित करने की पावर राष्ट्रपति के पास नहीं होती। स्थगित जो करता है सदन को, वो सदन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति करता है, यानी लोकसभा के मामले में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा के मामले में राज्यसभा का सभापति सदन को स्थगित करता है। तो इसका आंसर होगा सी, 1, 2 और 3। एक्सप्लेन देख लीजिए। यहाँ पर आर्टिकल 85 बोलता है संसद के सत्रावसान और विघटन, यानी राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है और लोकसभा को विघटित कर सकता है, यानी ये पावर जो है आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है संसद के संयुक्त सत्र की प्रक्रिया के विषय में नियम कौन बनाता है। यानी जब संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है उसके लिए नियम कौन बनाता है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा के स्पीकर के परामर्श पर राष्ट्रपति और लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के परामर्श पर राष्ट्रपति। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन का जो भी नियम होता है ये बनाता है राष्ट्रपति ही बनाएगा, लेकिन इसके लिए उसको परामर्श लेना पड़ेगा लोकसभा के अध्यक्ष से और साथ ही साथ राज्यसभा के सभापति से। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है डी, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के परामर्श पर राष्ट्रपति। इसका आप यहाँ पे एक्सप्लेन देख लीजिए। ये एक संसद का नियम है जिसको मैंने यहाँ पर लगाया है, जिसका हेडिंग है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित नियम। तो इसमें आप सबसे नीचे वाला पॉइंट देख सकते हैं जो यहाँ पर नीचे स्टार में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 118 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यसभा के सभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष के परामर्श पर ही राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम। यानी संयुक्त अधिवेशन के लिए जो नियम बनाता है वो राष्ट्रपति इन दोनों की परमिशन से ही बनाता है, परामर्श से ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोक लेखा समिति के विषय में सही क्या है। पहला बोला इसमें 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। सेकंड पॉइंट है सदस्यों का चुनाव बहुमत के आधार पर होता है। तीसरा पॉइंट है सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर चुने जाते हैं। दूसरा पॉइंट गलत है और तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सदस्यों का चुनाव होता है वो जिस तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग होती है एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली उसी आधार पर होती है, यानी तीसरा पॉइंट सही है। चौथा बोला कोई भी मंत्री इसका सदस्य बन सकता है।
लेकिन आपको बता दूं, लोक लेखा समिति का कोई भी जो मंत्री होता है, मतलब कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता। अगला, इसके अध्यक्ष का निर्वाचन सदस्य करते हैं। इसके अध्यक्ष का निर्वाचन सदस्य नहीं करते, बल्कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो जो लोकसभा के 15 सदस्य इस समिति में शामिल होते हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को इस समिति का अध्यक्ष बनाता है, यानी सभापति बनाता है। तो ये पावर लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है कि इन 15 सदस्य जो लोकसभा के उनमें से किसको इसका अध्यक्ष बनाए। याद रखिएगा, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा से नहीं हो सकता, वो होगा केवल लोकसभा के 15 सदस्यों में से ही, और वो कौन होगा वो डिसाइड करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। अगला पॉइंट है, समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। बिल्कुल सही है, 1 वर्ष का होता है, उसके बाद जो है पुनर्गठित होती है। और आखिरी, इसका अध्यक्ष बहुमत दल से नहीं हो सकता। तो ये भी एक प्रक्रिया 1900 लगभग 65-67 में बनाई गई थी कि इसका अध्यक्ष बहुमत दल से नहीं होगा, यानी लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी पार्टी का ही कोई नेता होता है। तो आप मिला लीजिए, इसका आंसर है आपका सही पॉइंट है 1, 3 और 6 और 7, यानी इसका 1, 3, 6, 7, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है डी, ये भी सीएमओ का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक भारत के संविधान में संहिताबद्ध है। आप अपना एक आंसर यहाँ पर वीडियो रोक कर दे सकते हैं। तो यानी यहाँ पर बोला है कि भारत के प्रधानमंत्री की कौन सी शक्ति ऐसी है जो भारत के संविधान में लिखी गई है। तो पहला पॉइंट बोला है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति। सेकंड बोला है मंत्रियों के बीच कार्य बांटने की शक्ति। तीसरा बोला है मंत्रिमंडल की बैठक को बुलाने की शक्ति। और चौथा बोला है किसी मंत्री को एक विभाग से दूसरे विभाग स्थानांतरित करने की शक्ति। जैसा कि हम नॉर्मल पढ़ते हैं, चारों ही शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। क्या ये चारों ही पावर उसके संविधान में उल्लेखित की गई है? नहीं, संविधान में केवल उल्लेखित किया गया है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देना ये प्रधानमंत्री की शक्ति है। बाकी 3 जो बताई गई है वो भी पॉइंट सही है, लेकिन संविधान में उसको नहीं बताया गया है। वो 3 पॉइंट जो है नॉर्मल जो है, जैसे कि एक कार्यक्रम तय किए गए उस हिसाब से वो होता है। संविधान में कहीं भी ये स्पष्ट नहीं किया गया है। इसका स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं, आर्टिकल नंबर 75 बताया गया है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, जिसमें पहला ही पॉइंट बोला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यानी जो इसका यहाँ पर ऑप्शन ए है वही हमारे संविधान में उल्लेखित है, बल्कि बाकी 3 पॉइंट उल्लेखित नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन अच्छे यहाँ पर बने होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।